हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज फिर हिंदी के यूनिक क्लास में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने वर्णमाला का स्वर वाला पोर्शन पूरा देख लिया था। आज वर्णमाला का एक दूसरा पोर्शन जिसको व्यंजन कहते हैं, आज हम लोग व्यंजन को देखेंगे। तो जिस तरह से स्वर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कन्फ्यूज़न होते हैं और एग्ज़ाम में जब हम लोग पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम में किस तरह से घुमाऊ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से फंसा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि स्वर को मैं बता ले जाऊं। आज व्यंजन है, व्यंजन में भी वही देखा जाएगा। व्यंजन में तो सबसे पहले मैं व्यंजन की परिभाषा ही आप लोगों को बता दूँ। वर्णमाला का वह भाग या वर्णमाला का वह रूप जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। वर्णमाला का वह रूप जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम ये कह दें कि क, तो देखिए ये क है तो इसमें अ छुपा हुआ है, यानी कि स्वर इसमें छुपा हुआ है, तो इसको इसमें से हलंत लगा के हम इसको स्वर को बाहर कर देते हैं। तो ये जो व्यंजन है यह स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो बिना स्वर की सहायता से इसको हम लोग आधा कहते हैं। अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। तो ये व्यंजन होता है। अब सवाल यहाँ भी ये पैदा होता है कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन यहाँ भी देखिएगा कुल व्यंजन और मूल व्यंजन, कुल व्यंजन और मूल व्यंजन। तो कुल व्यंजन की संख्या होती है 41 और मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, कुल व्यंजन की संख्या होती है 41 और मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। यानी कि पहली बार जब व्यंजन बना होगा तो कितना बना होगा, तो 33 बना होगा। उसके बाद और भी व्यंजन उसमें जुड़ते चले गए तो कुल संख्या हो जाती है 41। अब इसको देखा जाए कैसे। तो जनरली मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। क ख ग घ तो सबको याद होगा। क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ऐसे करके मैंने यहाँ म तक लिख डाला है। तो ये जो म तक मैं लिखा हूँ इसकी संख्या जब देखेंगे तो इसकी संख्या 25 होती है। इसकी संख्या हो जाती है 25। क से लेके अंग तक, च से लेके इया तक, ट से लेके आड़ा और त से लेके न, प से लेके म तक इसकी संख्या होती है 25। इसमें एक क्वालिटी दिखाई देती है, इसमें एक खूबी दिखाई देती है, वो ये है कि क से लेके अंग 5, च से लेके इया भी 5, ट से लेके अड़ा भी 5, त से लेके न भी 5 और प से लेके म भी 5। यानी कि 5-5 का ग्रुप कितना है, 5 बार है। तो 5-5 का ग्रुप कितनी बार है, 5 बार है। तो कुल संख्या होती है 25। एक तो ये बात हो गई। और इसमें देखिए छुपा क्या है, छुपा ये है कि ये एक एक ग्रुप है, ग्रुप वर्ग है, एक एक ग्रुप है। क से लेके अंग तक का और इसी तरह से ये सारे, तो ये ग्रुप है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इसको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। क्वेश्चन आपसे पूछे कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है 25। कौन कौन, तो क से लेके म तक, क से लेके म तक को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक है। फिर एक बात और, ये जो वर्गीय व्यंजन है, ये वर्गीय व्यंजन कहीं ना कहीं हमारे मुख में जो ध्वनियाँ निकलती हैं, तो वो जो अंदर से ध्वनियाँ होती हैं वो, या फिर मुख में जिह्वा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, तब जाके इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है तो उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। तो क्या क्या नाम हो गया, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इसी को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। संख्या इसकी कितनी है, 25। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। आपसे पूछा जाएगा वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो 25। कहाँ से कहाँ तक या कौन कौन, निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन है, तो क से लेके म तक के बीच में जो भी व्यंजन आते हैं सबके सब वर्गीय स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक। अब मैंने कहा कि ये
किसी न किसी स्थान को स्पर्श करते हैं। तो सवाल तो हुआ ना कि भाई किसको स्पर्श करते हैं, जब स्पर्श करते हैं तो किसको, तो क से लेके अंग एक वर्ग एक ग्रुप में रहते हैं, तो ये जो एक ग्रुप के हैं वो एक स्थान से उच्चारित किए जाते हैं, किससे, तो इसको कहते हैं कंठ्य। यानी कि ये जब हम क ख ग घ कहते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनियाँ निकलती हैं, कंठ से, तो इसकी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं, कंठ से, तो इसको कहते हैं कंठ व्यंजन। च से लेके इया तक जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा तालु में ऊपर जाके चिपकती है और तब जाके ध्वनि का उच्चारण होता है, च छ। देखिए जीभ हमारी जो जिह्वा है वो मोटी होकर के ऊपर तालु में चिपकती है, और तालु किसे कहते हैं ये भी आप जानिए। कंठ से थोड़ा सा बाहर जो अंदर एक गीला सा स्थान है, लुजलुजा सा स्थान है, उसको तालु कहते हैं। तो उस पर जो स्पर्श करके जो ध्वनियाँ निकलती हैं च से लेके इया तक, इसीलिए इसको कहते हैं तालव्य व्यंजन, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक है, फिर उसके बाद ट से लेके अणा तक ट ठ ड ढ, तो जिह्वा हमारी ऐसे थोड़ा सा मुड़ करके ऊपर मूर्धा में स्पर्श करती है। मूर्धा, मूर्धा किसे कहते हैं, तालु से बाहर और दांत से थोड़ा सा पहले, तालु से बाहर और दांत से थोड़ा सा पहले जो अंदर सूखा सा स्थान गड्ढा सा होता है वो स्थान का नाम है मूर्धा। तो जिह्वा हमारी मूर्धा में स्पर्श करती है तो अब जाके ट ठ ड ढ अड़ा का उच्चारण होता है, इसीलिए इसको कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। फिर उसके बाद त थ द ध न, जिह्वा हमारी दांत में स्पर्श करती है, दांत में आके टच करती है, त थ द ध न, तो इस दांत में छूती है, इसीलिए इसको कहते हैं दंत व्यंजन, दंत व्यंजन। ठीक है, और आखिर में दोनों हमारे होठ ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं तब जाके जो उच्चारण होता है तो प फ ब भ म का होता है, इसीलिए इसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। देखिए हिंदी के बनाने वालों ने कितना आसान हमारे लिए बनाया ताकि हम और आप आसानी से पढ़ सकें। आसानी से कैसे पढ़ सकें कि हमको क से लेके म तक याद है, क ख ग घ अंग हम कहेंगे, जाहिर सी बात है। अब अंग के बाद आप कोई अंग के बाद प फ ब भ म तो कहेगा नहीं। अगर आपको क ख ग याद है तो जब अंग होगा तो अंग के बाद आप च ही कहेंगे, फिर यहाँ के बाद आप ट से ही शुरू करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप क ख ग अंग कहें फिर त थ द ध न कहें फिर च छ ज, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो जब इतना याद है तो याद रखिएगा, पहले कंठ, कंठ से थोड़ा सा और बाहर आइएगा तो तालु, तालु से और बाहर आइए तो मूर्धा, और मूर्धा से और बाहर निकलिए तो दांत, और दांत से और बाहर आइए तो ओष्ठ। ये क्रम है, कंठ और बाहर ताल और बाहर आइए मूर्धा और बाहर आइएगा तो दंत और बाहर आइए तो ओष्ठ, ये क्रम से है। तो क ख ग घ कंठ से, च छ ज झ तालु से, ट ठ ड ढ मूर्धा से, और त थ द ध दंत से, और प फ ब भ ओष्ठ से। ये हमारा उच्चारण स्थान है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको भूलेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद इन पांचों वर्गीय व्यंजन में, पांचों वर्गीय व्यंजन में जो आखिरी के व्यंजन हैं वो चाहे कंठ से बोले जाते हों, चाहे तालु से, चाहे मूर्धा, चाहे दांत से, चाहे ओष्ठ से, आखिरी के व्यंजन जो है, पांचवा व्यंजन जो होता है वह नाक का सहारा लेके बोलना पड़ता है। कंठ से भी बोला जाएगा तब भी नाक का सहारा, तालु से भी बोला जाएगा तब भी नाक का सहारा, मूर्धा से भी बोला जाएगा तो नाक का सहारा, दंत से भी और ओष्ठ से भी बोला जाएगा तब भी नाक का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं नासिक के व्यंजन, इसीलिए इसको कहते हैं नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? अंग, इया, अणा, न, म। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं।
इसको पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसी को नासिक के व्यंजन या पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। तो नासिक के व्यंजन और पंचमाक्षर, ये जो वर्गीय व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो व्यंजन होता है उसे कहते हैं नासिक या पंचमाक्षर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। कितना हुआ इसका? इसकी संख्या हो गई 25। इसकी संख्या हुई थी 25। हमको कहाँ तक पहुँचना है? हमको पहले 33 पहुँचना है, उसके बाद हमको 41 पहुँचना है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा 25 की बात, अभी तक हमने देखा 25 की बात। अब हम देखते हैं क से लेके मौ तक तो हमने देख लिया, क से लेके मौ तक तो हमने देख लिया। अब क्या है इसके बाद? य, र, ल, व। य, र, ल, व। 4 व्यंजन और निकल के आते हैं, 4 व्यंजन और आते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4। तो 25 पहले था, 4 और जुड़ गया। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4। कौन कौन? य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये 4 हो गए, तो ये हो। अब इसको देखिए थोड़ा सा डिटेल, एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो क्या और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा डीपली हमको देखना है। तो य और व को अलग से, य और व को अलग से अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है, अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। य और व को अलग से अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है अर्धस्वर व्यंजन, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ये तो आप कहीं से भी किताब में पढ़ लेंगे कि हाँ य और व को अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? तो य और व को। याद कीजिए, अगर आप सेल्फ से संधि पढ़े हैं तो, और नहीं तो मेरे इसके बाद जो वीडियो आएगा संधि, उसमें आपको देख लेंगे। एक संधि है यड़ स्वर संधि, एक संधि है यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि की परिभाषा होती है कि ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई य बन जाता है, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ व बन जाता है। इसके पहले स्वर में आपने देखा कि स्वर में स्वर मिलता है तो स्वर बनता है, स्वर में स्वर मिलता है तो स्वर बनता है। लेकिन यहाँ पर एक लौता ऐसा है कि स्वर में स्वर मिला और बन रहा है व्यंजन, स्वर में स्वर मिला बन रहा है व्यंजन। ई में अ मिला तो क्या बन गया? य। ऊ में अ मिला तो क्या बन गया? व। यानी कि य और व ऐसे व्यंजन हैं जिनका निर्माण 2 स्वरों के मिलने से होता है, जिसका निर्माण 2 स्वरों के मिलने से होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्धस्वर व्यंजन, इसको कहा जाता है अर्धस्वर व्यंजन। एक और नाम से इसी को जानते हैं, चूंकि यड़ स्वर संधि यानी कि इसके जुड़ने का तरीका क्या कहलाता है? यड़ कहलाता है, इसीलिए इसको यड़ व्यंजन कहते हैं, इसीलिए इसको यड़ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को यड़ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो य और व को यड़ व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। चलिए, अलग से र को क्या कहते हैं? र को कहा जाता है लुंठित व्यंजन। ल को कहा जाता है लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। र जो होता है वह हमारे ऊपर मूर्धा में जाके घर्षण करता है, उसको कहते हैं लुंठित व्यंजन, या उसी को प्रकंपी व्यंजन, उसी को प्रकंपी व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन या कंपन जात व्यंजन, या कंपन जात व्यंजन। तो र को कितने नामों से जान गए? लुंठित व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन या कंपन जात व्यंजन। तो र को इतने नाम से जान गए। ल को देखा जाए अलग से, ल को अलग से देखने की बात है तो ल को अलग से कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब ल को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं ये जान जाइए।
जब हम ल कहते हैं तो ल, तो हमारी जीवा ऐसे ऊपर उठ के अंदर से आने वाली वायु या ध्वनियों में अवरोध उत्पन्न करती है, यानी कि रास्ता ब्लॉक कर देती है, रास्ते को रोक लेती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, अंदर से जो ऊष्मा निकल रही होती है वो पार्श्व होकर के, बाईपास होकर के, बीच में जीभ खड़ी हुई है और आधी वायु इधर से और आधी वायु इधर से पार्श्व होकर निकलती है, इसीलिए ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन था, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 थी, लेकिन इसी में से य और व को अर्धस्वर या यड़ व्यंजन कहते हैं, र को लुंठित प्रकंपी या कंपन जात व्यंजन कहते हैं और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ, आपको छोटी छोटी बात में अगर समझा दे रहा हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो पोस्ट करूँ, डालूँ, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपटीशन की दुनिया में फ़ायदा हो। इतना उम्मीद तो आपसे करूँगा, ठीक है, यकीनन। चलिए, हाँ, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, करना ना करना ये आपका काम है, ठीक। चलिए, इसके बाद ये 4 हो गए, तो 25 आपके वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन थे, 4 अंतस्थ व्यंजन थे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है श, 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 ह। 4 और व्यंजन निकल के आ गए, श, स, स, ह। इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, पहली बार ऐसा व्यंजन निकल के आया, पहली बार ऐसा व्यंजन निकल के आता है कि जब हम उच्चारण करते हैं उसका, तो अंदर से गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, आप उच्चारण करके देखिएगा, अंदर से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। लेकिन अब ऊष्म व्यंजन तो इसको कह दिया, इसको मैंने कहा श, श, स, मैंने तीनों को कहा श। आपको कैसे पता चला मैंने किसको कहा, मैंने तो तीनों बार स कहा, आप कैसे उसमें कंफर्म करेंगे, कैसे भेद करेंगे कि मैंने कौन सा स कहा है, ये सबसे बड़ा मसला है। तो अब अपने बोलचाल की भाषा में तो कह दिया जाता है बड़ा स, पेटफरुआ स, खटकोड़ वाला स या छोटा स, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ा दिखाई दे रहा हो, ये छोटा दिखाई दे रहा हो और ये खटकोड़ दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने समझने के लिए बोलचाल की भाषा में ऐसा प्रयोग किया जाता है, हिंदी व्याकरण ऐसा कुछ नहीं कहता है। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए, अगर हम कहें च, देखिए च कहिए, तो च कहने पे हमारी जिह्वा जैसे हो रही है, हमारी जिह्वा जैसे हो रही है, यानी कि हमारी जिह्वा तालू में छूती है और हम च न कह के बल्कि श का उच्चारण करें, हम च नहीं कहेंगे बल्कि जीभ वैसे ही कर लेंगे, लेकिन हम श का उच्चारण करेंगे और जैसी ध्वनि निकलेगी तो आप समझ जाइएगा कि श की ध्वनि निकल रही है, ठीक है। तो इस आधार पर इसको हम लोग तालव्य श कहते हैं। अब ट कहिए, ट, ट, जिह्वा जैसे हो रही है वैसे ही कर लीजिए, लेकिन ट न कह के बल्कि हम श कहिए। एक बार कोशिश करके चेक कीजिएगा, जिह्वा ट की तरह कर लीजिएगा, लेकिन ट न कह के बल्कि श कहना है। अगर आप ऐसा कह ले गए तो वो जो ध्वनि निकलेगी वो ये श होगा, इसको कहते हैं मूर्धन्य श, इसको कहेंगे मूर्धन्य श। और जैसा कि हम लोगों को आदत है, अपनी जीभ को दांत के पास तक लेके आइए और कह दीजिए स, स, तो जो वो स उच्चारण होता है वो ये वाला श है, इसीलिए इसको कहते हैं दंत श, इसीलिए इसको कहते हैं दंत श। तो ये है तालव्य श, ये है मूर्धन्य श और ये है दंत श। अब आप बताइए, इन तीनों श के कहने में आपको संघर्ष की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी?
यकीनन पड़ी, आपको इसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो इन ऊष्म व्यंजनों में जिसमें संघर्ष की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको कह दिया जाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसको कहा जाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन इसको कहा जाता है। तो याद क्या आपको रखना है, जब ऊष्म व्यंजन कहे तो संख्या 4 हो जाएगी और ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहे तो संख्या 3 हो जाएगी। ध्यान देना है बस इसी बात का, ये भी एक बड़ा उलझाऊ पोर्शन है। जब ऊष्म कहे तो संख्या 4 है, श, श, स, ह, इस सब मिला के होता है ऊष्म व्यंजन। लेकिन ऊष्म संघर्षी कहे तो सिर्फ संघर्ष की जरूरत किस में पड़ी, सिर्फ श, श और स में, ह में संघर्ष की जरूरत नहीं है, ह अलग है। तो ऊष्म संघर्षी कहे तो 3 और ऊष्म व्यंजन कहे तो 4। ये हमको एक यूनिक चीज देखना होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी इसकी संख्या कितनी हो गई फिर 4। तो 25 की संख्या क्या थी, 25 की संख्या थी वर्गीय व्यंजन की, 4 संख्या थी अंतस्थ व्यंजन की और 4 संख्या थी ऊष्म व्यंजन की, और कुल हो गया आपका 33। कुल हो गया आपका 33। यही 33 जो है मूल व्यंजन कहलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक को कहते हैं हम लोग मूल व्यंजन, क से लेकर ह तक को कहते हैं मूल व्यंजन। ये बात एकदम याद रखिएगा। चलिए एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ। ह को अलग से किस नाम से जानते हैं, जरा उसको देख लीजिए। ये भी कभी क्वेश्चन पूछा गया, ह को अलग से किस नाम से जानते हैं। ह को अलग से जानते हैं काकल्य व्यंजन। ह को अलग से जानते हैं किस नाम से, काकल्य व्यंजन के नाम से, या एक और नाम है इसका स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। स्वर यंत्र मुखी व्यंजन अलग से किस नाम से ह को जान गए हम, काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। ह को काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्र मुखी व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया मूल व्यंजन कौन कौन हो गए, क से लेके ह तक, ठीक है। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन कैसे घुमाता है, कहेगा कि जो मूल व्यंजन आपने देखा, मूल व्यंजन 33, तो मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे मूल व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक हो गया वर्गीय व्यंजन, ठीक है, जिसकी संख्या थी 25। एक हो गया अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या हो गई 4, और एक है ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या हो गई 4। तो ये मूल व्यंजन कितने प्रकार के, तो मूल व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के, वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो उम्मीद करूं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझसे बताइएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम होगी, मैं उम्मीद करूंगा उस पर भी खरा उतरने की, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके मूल व्यंजन। अब देखना है इसके बाद क्या होता है। मूल व्यंजन तो हो गए, अब जब मूल व्यंजन हो गए तो अब क्या करना है, तो अलग अलग व्यंजनों को फिर जोड़ा जाए, देखा जाए। जैसे हम लोग स्वर जोड़ रहे थे, अलग अलग व्यंजनों को जोड़ के बनाया जाए, हो सकता है कुछ नया व्यंजन निकल के सामने आ जाए। तो छ, त्र, ज्ञा, श्र, इसको कहते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। इसको कहते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब मिश्रित क्यों कहते हैं, मिश्रित का सीधा सा मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं 2 अलग अलग व्यंजनों से मिक्स होकर बना है, मिश्रित होकर बना है, इसीलिए इसको मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तो जब 2 अलग अलग व्यंजन से मिलके बना है तो हमें ये भी जानना जरूरी है ना कि वो कौन से व्यंजन है जिससे 2 मिलके बना है। तो 6 पे देखिएगा, इससे भी बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, ध्यान देना है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 6 जो होता है अपने बोलचाल की भाषा में जिसे हम लोग आधा क और पूरा मूर्धन्य श, ये जब 2 जुड़ेगा तब तैयार होगा 6। आधा क और पूरा मूर्धन्य श जब दोनों जुड़ता है तो तैयार होता है 6।
आधा त और पूरा र। अब जब दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा त्र। ज्ञ में जरूर ध्यान देना है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। आधा ज और पूरा इया, तुक्का भी लगाने की कोशिश कीजिएगा तो कभी नहीं लगेगा। आधा ज और पूरा इया, आधा ज और इया जब जुड़ता है तब जाके होता है ज्ञ। और श्र की बात करें तो आधा तालव्य श और पूरा र, जब दोनों जुड़ता है तो बनता है श्र। आधा कौन सा स? तालव्य श, ध्यान देना है, आधा तालव्य श और र, ये जब दोनों जुड़ता है तो बनता है श्र। तो दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते चले गए तो बन गया हमारा संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। संख्या इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब क्या किया जाए? इतने से तो काम नहीं चलना था, अभी भी और भी व्यंजनों की जरूरत है। तो अब क्या किए हम लोगों, जुगाड़ से तो करके देख लिया, एक दूसरे से इधर उधर से लाए, जोड़ के भी देख लिया। अब क्या करा जाए कि दूसरे भाषा से या विदेशी भाषा से कहा जाए कुछ व्यंजन लेके आए। क्यों लेके आए? वो इसलिए लेके आए कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो मजबूती से अपना स्थान बना चुके थे, लेकिन वह व्यंजन हमारे यहाँ था नहीं। जबकि वो शब्द हमारी हिंदी का पार्ट बन चुका था, लेकिन वो व्यंजन नहीं था मेरे पास। तो हमने क्या किया, विदेशी भाषाओं से उसको ले लिया, जिससे हमारे हिंदी में वो शब्द जो मजबूती से स्थान बना चुके थे उसकी पूर्ति हो सके, उसका निर्माण हो सके। तो हम क्या किए, उसके लिए ज और फ, ये दो व्यंजन विदेशी भाषा से लाए। तो किस विदेशी भाषा से लाए? तो इसको लिए हम लोग फारसी से। किस विदेशी भाषा से? तो ज और फ किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का, सॉरी शब्द नहीं, किस भाषा का व्यंजन है? तो फारसी भाषा का व्यंजन है। तो इसको हम लोग कहते हैं आगत व्यंजन, इसको कहते हैं आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। ठीक है, तो ये फारसी भाषा का है ज और फ। जैसे अगर आपको लिखना हो गज़ल, तो याद रखिएगा ये जो नीचे बिंदी आपको दिखाई दे रही है इसको नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। तो जब गज़ल लिखना हो तो हर हाल में ज के नीचे ये बिंदी लगेगा, इसका उच्चारण होता है ज, जबकि हिंदी में जो ज होता है वो होता है ज। और ये जो लिखा हुआ है तो ये लिखा होता है ज। तो गज़ल, गज़ल में हमेशा नीचे नुक्ता लगेगा, और गज़ल हिंदी का एक मजबूत शब्द है। अब उसके बाद से अब ये चूंकि फारसी का शब्द है लेकिन हिंदी में मजबूती से अपना स्थान बना लिया। अब उसके बाद एक शब्द है फना, तो फना लिखना हो तो हमेशा फ के नीचे नुक्ता लगाना पड़ेगा, तब जाके ये शुद्ध शब्द होगा। अगर हम नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ज और फ ये हो गए आगत व्यंजन। तो दो ये हो गए। तो फिर उसके बाद अब क्या किया जाए? तो हम चूंकि थे भारतीय, कुछ दिमाग दौड़ा है। दिमाग क्या दौड़ा है कि ये मेरे जैसे ही व्यंजन दिख रहे थे, बस नीचे थोड़ी सी बिंदी लगा दी गई, तो हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो हम भी ट्राई किए, हमने अपने यहाँ का ड लिया और अपने यहाँ का ढ लिया और दोनों के नीचे बिंदी लगा दिया। अपने यहाँ का ड और ढ और दोनों के नीचे क्या किए, लगा दिए बिंदी, जिसको नुक्ता कहते हैं। तो अब ये देखिए एक और निर्माण हो गया हमारे यहाँ, हमने जुगाड़ से निर्माण कर दिया। तो इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण। अब ये जो ड था यहाँ हो गया अड़, और जो ढ था यहाँ हो गया अढ़। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो अपने यहाँ ड है वो यहाँ अड़ हो गया, और जो अपने यहाँ ढ है वो यहाँ अढ़ हो गया। तो अड़ और अढ़ इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन, या इसी को कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, या इसी को कहते हैं गौड़ व्यंजन, इसी को कहते हैं गौड़ व्यंजन। तो याद रखिएगा, ये जनरली जल्दी किसी किताब में मिलता नहीं है। द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या गौड़ व्यंजन किसे कहते हैं? अड़ और अढ़ को। तो संख्या कितनी हो गई? 2 और हो गई। तो 4 और 4 8,
तो 33 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, यानी कि अब कंप्लीट हमारा हो गया कुल व्यंजन। कुल व्यंजन 4 संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, 2 आगत व्यंजन और 2 द्विगुण एवं उच्छिष्ट व्यंजन। तो इस तरह से हमारे पूरे के पूरे व्यंजन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है। अगर कहीं मेरी कोशिश में कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।